एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक प्रतिनिधि मंडल ने बैंकॉक में भारतीय दूतावास के सहयोग से अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा आयोजित मत्स्य पालन और पर्यटन पर निवेश सेमिनार में भाग लिया है। सेमिनार में थाईलैंड साम्राज्य में भारत के राजदूत नागेश सिंह और अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सेमिनार में मिशन की उप प्रमुख प्लोमी त्रिपाठी और प्रथम सचिव धर्मेंद्र सिंह सहित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भाग लिया है। एटीओ प्रतिनिधि मंडल ने सेमिनार के दौरान थाईलैंड के टूर ऑपरेटरों और एयरलाइंस हितधारकों के साथ पर्यटन में संभावित व्यवसायिक अवसरों का पता लगाया है। उन्होंने अंडमान द्वीप समूह और थाईलैंड के बीच संयुक्त पर्यटन पैकेज और कनेक्टिविटी की संभावनाओं पर चर्चा की है। थाईलैंड और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 106 प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया और मत्स्य पालन और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैंकॉक थाईलैंड में एक मीटिंग हुआ था, इंटरनेशनल चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट सेमिनार पार्टिसिपेशन टूरिज्म का और फिर फिशरीज सेक्टर का। तो किस तरह का मीटिंग था, इसमें अंडमान का क्या बेनिफिट है इसमें? देखिए, ये बहुत गुड इनिशिएटिव जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था। चीफ सेक्रेटरी साहब खुद गए थे और ये 4-5 दिन का इवेंट था, पर मेनली 4 दिन तो फिशरीज सेक्टर के ऊपर था और यहाँ के 3-4 फिशरीज स्टेक होल्डर्स जो है प्राइवेट सेक्टर के, उन लोग भी साथ गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी फिशरीज, डायरेक्टर फिशरीज और चीफ सेक्रेटरी हिमसेल्फ। और वहाँ में उन्होंने 4 दिन काफ़ी एक स्टडी टूर किया और B2B मीटिंग्स हुए वहाँ के ट्रेडर्स से, वहाँ के फ़िशिंग के लोगों से कि अंडमान में जो फ़िशिंग का जो पोटेंशियल है और थाईलैंड जो फ़िशिंग में हम लोग से काफ़ी आगे है, तो हम लोग किस तरह बेनिफिट कर सके, किस तरह फ़िशिंग टेक्नोलॉजी बढ़ा सके, फ़िश कैचिंग बढ़ा सके, फ़िश प्रोसेसिंग बढ़ा सके और सप्लाई चेन, यहाँ से जो मटेरियल्स को भेजना है हम लोग को इंटरनेशनली मेरीन प्रोडक्ट्स को, कैसा उसको एफ़र्ट दे कि ताकि वो फ्यूचर में हम लोग उसको ये क्लोज कर सके। तो मीटिंग वाज वेरी फ्रूटफुल इन द फिशिंग साइड। और लास्ट डे में एक इन्वेस्टमेंट सेमिनार था जिसमें चीफ सेक्रेटरी एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन थाईलैंड वो खुद थे और वहाँ के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे थाईलैंड के, प्लस साथ में वहाँ के थाईलैंड के टूर ऑपरेटर्स थे, एयरलाइंस थे और काफ़ी स्टेक होल्डर्स थे। तो बेसिकली उसमें चीफ सेक्रेटरी ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था और सेक्रेटरी साहब ने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें यहाँ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले फ़िशिंग सेक्टर का, फिर टूरिज़म सेक्टर का, फिर सिविल एविएशन का, ये तीनों सेक्टर का काफ़ी डिटेल ब्रीफिंग दिया और अंडमान के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोगों को दिया। और यहाँ में जो अभी हाल में इमीडिएटली जो 4 या 5 साइट जो PPP प्रोजेक्ट्स में टेंडर होने वाला है, उसके बारे में बताया था कि वहाँ के इन्वेस्टर अगर इंटरेस्ट है तो उन लोग भी आके यहाँ में होटल्स डाल सके और टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सके। तो वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। और अंडमान से भी चेंबर ऑफ कॉमर्स से, होटल एसोसिएशन से, अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से लगभग 15 से 15 आदमी तक गए थे और इट वाज वेरी फ्रूटफुल। और उम्मीद तो हम लोग यही लगाए हैं कि ये सब एफर्ट से अंडमान का डेवलपमेंट हो। और प्री कोविड आप जानते हैं हम लोग को लगभग 5 लाख के ऊपर टूरिस्ट आती थी, तो लास्ट ईयर तक तो हम लोग को वहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं है, लगभग 50-60% तक पहुँचे हैं। उम्मीद यही है कि ये साल 2024 में और हम लोग एटलीस्ट प्री कोविड तक पहुँचे और फिर उम्मीद है उसका ग्रोथ इस तरह हो कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ये पूरे फिगर को हम लोग डबल कर सकें, जिसके लिए हम लोग को सभी मिल के, एडमिनिस्ट्रेशन है,
यहाँ के टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, उसमें होटेलियर्स हैं, उसमें फेरी ऑपरेटर्स हैं, उसमें लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स है, गाड़ी वाले हैं और बाकी सभी जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी को काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो आज 5 लाख का टूरिस्ट जो कोविड के पहले थे उसको हम लोग कैसे 10 लाख बनाएं। सर आपके हिसाब से गैप किसमें आ रहा है सर, मतलब क्यों ऐसा, मतलब इसका गैप आया सर? नहीं, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। मैं एक रीज़न तो नहीं दे सकता कि गैप किस में आ रहा है करके, क्योंकि ओवरऑल देखिए कोई भी आइलैंड का डेवलपमेंट करना है टूरिज़्म साइड में तो कनेक्टिविटी मेन है। और हमारे जैसे आइलैंड जो काफ़ी दूर है मेनलैंड से और सभी जगह से, एटलीस्ट मिनिमम साउथ ईस्ट से हम लोग 400-500 माइल है, मेनलैंड से 1000 माइल है, तो इस तरह का आइलैंड में जो कनेक्टिविटी है वो एयर कनेक्टिविटी हो सकता है। आप सी से या तो रेल से या तो रोड से नेचुरली नहीं हो सकता है, तो एयर कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए हमारे सिविल एविएशन सेक्टर का जो प्रॉब्लम्स है ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ इंडिया में आज के डेट में थोड़ा शॉर्टेज है एयरक्राफ्ट्स का, सभी एयरलाइंस फेस कर रही। तो ये जो अभी हमारा एयरपोर्ट है प्री कोविड 20 से 24 फ़्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हैंडल किए हैं। आज के डेट में जो हमारा एयरपोर्ट है और मार्च अप्रैल में जो हम लोग को आश्वासन मिला है कि ये 24 आवर्स एयरपोर्ट हो जाएगा। पहले तो सिर्फ आप 6 बजे से 4 बजे तक चलता था यार, वो अब 24 आवर्स हो जाएगा, रात को भी फ़्लाइट आ सकेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा कैपेसिटी एयरपोर्ट का जो 20 से 25 था आज 50 से 60 हो गया है, हो जाएगा नेक्स्ट सीज़न तक। अब जब कैपेसिटी बढ़ गया है तो प्लेन भी आना है और फिर प्लेन आने से उनको बिज़नेस भी मिलना है, इट्स अ कमर्शियल डिसीजन। तो अब बिज़नेस मिलने के लिए बहुत कुछ अलाइनमेंट होना है। देखिए हम अंडमान निकोबार इज़ ऑल्सो फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। हमारे कंट्री के लोग बाहर जाते हैं काफ़ी बिग नंबर्स में, मालदीव्स जाते हैं, दुबई जाते हैं, मिडल ईस्ट जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह जाते हैं। तो हमको कॉम्पीट करना है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है अंडमान का उसको हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सब प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिल के काम करना पड़ेगा। हमारे होटल्स अच्छे होना, हमारे ट्रांसपोर्ट अच्छा होना, हमारा ओवरऑल सर्विस अच्छा होना और कॉम्पिटिटिव होना, फ़्लाइट फेयर भी कॉम्पिटिटिव होना, होटल रेट्स भी कॉम्पिटिटिव होना, सभी कुछ एज अ प्रोडक्ट एज अ पैकेज वी हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। तो ये चैलेंजेस है एंड उम्मीद है कि हम लोग सब मिलके ये चैलेंज को सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ा काम जो एयरपोर्ट का हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग उसमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। सर जैसा हम टूरिज्म में बात कर रहे थे, तो रिसेंटली जैसा मालदीव का जो केस आया था सर, तो उसमें लक्षद्वीप का बहुत सारा प्रमोशन हो रहा है, जैसे अंडमान का भी हो रहा है जी। लगातार अभी टूरिस्ट भी आना शुरू होएगा सर, तो इसमें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटरमेंट करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, हाँ डेफिनेटली, देखिए एक टूरिस्ट जब एयरपोर्ट में आता है, आज हमारे पास बहुत अच्छा एयरपोर्ट है तो विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद हमें वेरी गुड रोड्स वी नीड, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रोड्स, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, बहुत काम और करना है। यहाँ से दिगलीपुर तक का जो ब्रिज और रोड जो NH के पास है उसको हम लोग को जल्दी काम करना होगा, नेक्स्ट 1, 2, 3 ईयर्स में उसको बनाना होगा। सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब एयरपोर्ट से निकल के उन लोग डेफिनेटली स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और दूसरे आइलैंड्स जाएंगे टूरिस्ट, तो हमारे पास वेरी गुड टर्मिनल शुड बी देयर इन ऑल द प्लेसेस, जिसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जिसमें और जोर लगाना पड़ेगा। तीसरा हमारा कनेक्टिविटी इंटर आइलैंड का जो है, फेरीज़ में हम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप के साथ तो है बाय सी, दूसरे दूर आइलैंड्स के लिए, दिगलीपुर के लिए या लिटिल अंडमान के लिए इस तरह का कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाय सी ना हो सके तो बाय एयर कनेक्टिविटी, जो इंटर आइलैंड या तो सी प्लेन हो या तो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो, जिसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंडिया काम कर रही है। सो ये कनेक्टिविटी इंटर दी विद इन दी आइलैंड्स जो है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ओवरऑल होटल्स जो है, होटल्स के यहाँ में क्वालिटी होटल रूम्स के अभी भी शॉर्टेज लग रहा है मुझे,
तो ये क्वालिटी होटल रूम्स हैव टू इंक्रीज़। अगर आप वो क्वालिटी के टूरिस्ट और हाई वैल्यू टूरिस्ट को एम कर रहे हैं तो आपको वो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होटल्स का देना पड़ेगा। तो मोर ब्रांडेड होटल्स विल कम। हमारे लोकल एंटरप्रेनर्स भी अपने होटल्स डालना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू फैसिलिटेट कि यहाँ में दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होटल का आए। उसके लिए जो भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि नेक्स्ट 1 to 3 years में हमारे पास जो रूम कैपेसिटी है दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट डबल्ड इन द आइलैंड। उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो 1 single विंडो करना चाहिए तो वो करना होगा। और लास्टली ये है कि ओवरऑल जो हमारा कल्चर है टूरिस्ट फ्रेंडली होना पड़ेगा। उसके लिए सभी लोग, मतलब हमारे लोकल पब्लिक जो भी रास्ता में जो टूरिज़्म से नहीं भी जुड़े हैं उनको भी टूरिस्ट फ्रेंडली होना पड़ेगा कि हम लोग उनको वेलकम कर सके। डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, सभी को हम लोग को वेलकम करना होगा। क्योंकि आज हमारे अंडमान में एक नेशनल हेरिटेज भी है, हमारा सेलुलर जेल है और बहुत हिस्ट्री है यहाँ में। तो हिस्ट्री के साथ हमारा ब्यूटी भी है, नेचुरल ब्यूटी जो बोलते हैं, सन, सी, सैंड सभी है। तो ये हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट और नेशनल मार्केट में मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी हमें जोर देना पड़ेगा। सर, हाल ही में जो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर और जो यहाँ का जो ऑफिसर्स है, एक इन्वेस्टमेंट सेमिनार में आप लोग मिले थे वहाँ थाईलैंड में। तो किस तरह का मीटिंग हुआ, किस तरह का बातचीत हुआ हमें? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। जो इन्वेस्टमेंट सेमिनार जो था, अंडमान निकोबार इन्वेस्टमेंट सेमिनार, ये एक्चुअली इंडियन एम्बेसी वहाँ में जो है थाईलैंड में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और मैं तो एक्चुअली एक पर्सनल ट्रिप में गया हुआ था दूसरे कुछ काम से। तो जब मुझे पता चला कि वहाँ पे सेमिनार हो रहा है तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। और बहुत ही एक अच्छा सेमिनार था। हमारे द्वीपों से बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे। आटो जो एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, विनोद जी है, वो लोग आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो मुख्य सचिव है केशव चंद्र जी, वो आए थे। विश्वेंद्र जी आए थे, विक्रम सिंह जी आए थे। तो इन्होंने अंडमान निकोबार में जो नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया। और उनका फोकस यही था कि अंडमान निकोबार को हम लोग कैसे प्रमोट करें। बेसिकली एक तो फिशरीज सेक्टर में, एक आपका टूरिज़्म सेक्टर हो गया, और तीसरा है सिविल एविएशन, यानी कि बैंकॉक, थाईलैंड में और अंडमान निकोबार के बीच कनेक्टिविटी कैसा बढ़ाए। तो उसके ऊपर ये सेमिनार था। और वहाँ के लोकल काफ़ी बिजनेसमैन भी आए थे। एक अच्छा इंटरेक्शन सेशन था और एक एक नेटवर्किंग इवेंट जैसा भी था। और इट वाज आल्सो गुड टू सी कि अंडमान निकोबार जो ब्रांड है वो वहाँ पे बैंकॉक में प्रमोट हो रहा था। सर, जैसा हम लोग वहाँ में किस तरह का, और टूर ऑपरेटर वहाँ में बहुत सारे जो पार्टिसिपेट किए रहे हैं, तो वो लोग किस तरह का एक्सपेक्टेशन है अंडमान टूरिज्म के ऊपर में, और क्या चाहते हैं वो लोग वहाँ पर? मैं सेमिनार में तो 1-2 ट्रैवल एजेंट से मिला। उसके बाद मैं जब वहाँ पे 2-3 दिन जब रुका था तो मैंने अपने पर्सनल लेवल में काफ़ी टूर ऑपरेटर से मिला। एक तो लोकल एलाइक करके कंपनी है, उसके जो सीईओ थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। दे ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट अंडमान्स, क्योंकि वो लोग भी क्या है कि बचपन से सुनते आए हैं अंडमान आइलैंड्स के बारे में। पर एक ही है अंडमान सी के, आप लेफ़्ट साइड देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, राइट साइड देखिए आप थाईलैंड है। तो वो लोग भी आना चाहते हैं अंडमान, वो लोग भी देखना चाहते हैं, वो लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बट बेसिकली वही है कि एवरी टूर एजेंट को उनके बीच जो मेन पॉइंट जो मैंने देखा, जो कॉमन पॉइंट है, वो है कनेक्टिविटी। वो लोग कहते हैं कि अगर फ़्लाइट अगर बैंकॉक से अगर शुरू हो जाए, या फुकेट से शुरू हो जाए, या सिंगापुर से भी अगर शुरू हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि इट विल बी ईजियर फॉर देम ऑल्सो वहाँ से लोगों को यहाँ लेकर आने का। और डेली फ़्लाइट्स नहीं भी हो, एटलीस्ट हफ्ते में 2 फ्लाइट्स भी अगर हो, तब भी हॉपिंग फ़्लाइट्स जैसे कहते हैं, जैसे बॉम्बे से जो बैंकॉक फ़्लाइट जाती है या दिल्ली से जो बैंकॉक जाती है, हफ्ते में 2 दिन सीज़न टाइम में सिर्फ पोर्ट ब्लेयर टच होके अगर जाए तो उसके लिए भी एक डेफिनेटली एक बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा टूरिज़्म विज़िट्स में, आई मीन टूरिस्ट के जो विज़िट्स हैं। सर, कनेक्टिविटी छोड़ के और किस तरह का और लोग जो डिमांड लोग देख रहे हैं कि किस तरह का होना चाहिए? एक तो देखिए पटाया, फुकेट, को सामुई, ये सब जो सिटीज़ हैं थाईलैंड में, ये सब बहुत क्राउडेड है।
अंडमान निकोबार का एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये हो सकता है कि हमारा जो बीचेस आर नॉट दैट क्राउडेड एज इन थाईलैंड और ये सब, एंड वी हैव लॉट ऑफ बीचेस, तो एक्सक्लूसिविटी, प्राइवेसी, ये सब भी एक पॉइंट्स हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन सस्टेनेबल टूरिज्म ऑल्सो। बट इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंफर्ट होना चाहिए। आजकल बहुत सारे रॉ प्लेसेस भी है दुनिया में जब लोग जाते हैं, जैसे मैं हाल ही में उज़्बेकिस्तान गया था, सेंट्रल एशिया में, ऐसे जगह गया जहाँ पे कुछ नहीं है, पर एटलीस्ट एक कंफर्ट है, लोगों को ये नहीं लगता है कि कहाँ आके हम फंस गए। तो उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, अच्छे टर्मिनल्स, एयरपोर्ट जैसा खुला है वैसे जेटी में अगर अच्छा टर्मिनल्स हो, फैसिलिटीज़ हो, कैंटीन्स हो, एक रेस्टोरेंट्स हो आपका, तो उसमें क्या होगा कि एक कंफर्ट लेवल बढ़ेगा। उसके साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू केटर इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्या नीड है। जैसे अब वो जब यहाँ आएंगे, अब वो हर दिन एक दिन शायद इंडियन खाना खाएंगे, लोकल फूड खाएंगे, उसके अलावा एवरी डे तो वो नहीं खा सकते, अब उनको अपना खाना भी चाहिए। सो वी नीड टू प्रमोट मोर इंटरनेशनल कुजीन्स। आपका इटालियन हो गया, थाई हो गया, आपका मैक्सिकन हो गया, तो इंटरनेशनल कुजीन्स जितना बढ़ेगा उतना आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भी अच्छा है और टूरिस्ट के लिए भी कंफर्ट लेवल है। साथ ही साथ मैं तो बहुत ही खुश हुआ जब पुलिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक इंग्लिश ट्रेनिंग कोर्स का उन्होंने एक शुरू किया है। तो उसमें यह है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट विल कनेक्ट अस विद फॉरेन क्लाइंट्स। अब बहुत सारे लोग को मैंने देखा है हु आर वेरी नॉलेजेबल, टूरिस्ट गाइड्स भी है जो बहुत हिस्ट्री जानते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ इंग्लिश वो बोल नहीं पाते। तो अगर इंग्लिश में अगर क्लासेस हो टूरिस्ट गाइड्स के लिए भी, बीच में जो सेफ्टी वाले जो बैठते हैं रेस्क्यू वाले, उनके लिए भी, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। सर दूसरा एक जो जैसा थाईलैंड में जो सेमिनार हुआ था, तो एक उसका बाहर जो सेमिनार होने के बाद पब्लिक का भी एक रिएक्शन था कि वो सेमिनार क्यों अंडमान में नहीं होता है, जिस तरह सेमिनार इंटरनेशनल सेमिनार अंडमान में भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट रहेगा इसमें? एक तो ये है कि ये जो सेमिनार हुआ था ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने तो शायद नहीं किया, ये वहाँ के इंडियन एम्बेसी थाईलैंड में जो है उन्होंने किया था, इसलिए वो सेमिनार बैंकॉक में हुआ। पर मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लार्ज स्केल कॉन्क्लेव हो। देखिए ये जो सेमिनार हुआ था ये एक्चुअली आई थिंक इंडियन एम्बेसी जो वहाँ के जो बैंकॉक में है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसलिए वहाँ हुआ था। बट आई वांट कि ऐसे एक सेमिनार या तो एक इंडिया टुडे में जैसे कॉन्क्लेव्स होता है, ऐसे 2 दिन या 3 दिन का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव पोर्ट ब्लेयर में हो, और उसमें अलग अलग चैप्टर्स में हम डिस्कशन करें, डायलॉग्स रखें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन को यहाँ बुलाएं, बड़े बड़े एयरलाइन ऑपरेटर्स को यहाँ बुलाएं, एक एक ग्रैंड 3 दिन का हम कॉन्क्लेव कर सकते हैं। वी कैन हैव डिस्कशंस ऑन टूरिज्म, वी कैन हैव डिस्कशंस ऑन हिस्ट्री ऑफ दीज आइलैंड्स, वी कैन हैव डिस्कशन ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। इसमें एक चीज़ तो ये होगा कि अंडमान का प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अलग अलग मीडिया हाउसेस को इनवाइट करिए, इंडिया टुडे हो गया, NDTV हो गया, टाइम्स नाउ, जितने भी चैनल्स हैं। प्लस सेकंड चीज़ तो ये है कि बड़े बड़े जो आदमी जब अंडमान आएंगे वो अंडमान का खूबसूरती देखेंगे, और जब तक आप पर्सनली विजिट नहीं करेंगे अंडमान तब तक आपको नहीं समझ में आएगा अंडमान में है क्या। तो वो डेफिनेटली मैं भी सहमत हूँ। अंडमान में एक वी शुड हैव एन अंडमान कॉन्क्लेव काइंड ऑफ थिंग दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। हर साल एक 3 दिन का अंडमान कॉन्क्लेव होना चाहिए। सर आप भी बहुत सारे कंट्री घूमे हैं, तो अंडमान के लिए और कौन सा कंट्री अंडमान मतलब कौन सा फॉरेन कंट्री अंडमान के लिए मतलब वो लोग इंटरेस्टेड है, कौन सा होना चाहिए? देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, जब मैं बोलता हूँ मैं अंडमान निकोबार, फर्स्ट तो क्या बहुत लोग को पता नहीं हो कि आइलैंड कहाँ है, तो बहुत क्यूरियस होते हैं। लेकिन मैं अभी जितने भी जगह गया, स्पेशली यूरोप में, मैंने देखा बहुत लोग जो अंडमान्स के बारे में जानते हैं, लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू कम, वो लोग आना चाहते हैं घूमने। मैं तो हाल ही में जब मैं उज़्बेकिस्तान गया था, मैं एक फैमिली से वहाँ मिला जो अंडमान का नाम सुना है। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि उज़्बेकिस्तान और अंडमान का कोई इतना रिलेशन नहीं है, बट वो लोग आए थे, इंडिया घूमने आए थे, गोवा गए, सब केरला गए, पर मैंने उनको अंडमान भी इनवाइट किया है। तो अंडमान एक ऐसा ब्रांड है ना कि लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे वांट टू कम, लेकिन वही है ना, अब जैसे अब मान लीजिए अभी अमेरिका से अगर किसी को आना है तो उसको आना पड़ेगा या तो लंदन या दुबई से फिर उसको फ़्लाइट लेना पड़ेगा दिल्ली का, दिल्ली से वापस या तो डायरेक्ट फ़्लाइट या तो कलकत्ता होके फिर पोर्ट ब्लेयर। अब अगर मेजर हब से अगर हम जुड़ जाए तो क्या होगा, इंटरनेशनल टूरिस्ट को डायरेक्टली भी आ सकते हैं। लेकिन उसमें यही चीज़ हमें रखना है कि एक सस्टेनेबल टूरिज़्म हो,
अब ऐसा ना हो कि आप टूरिस्ट को लेके आके भरते जाए, आप यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी शुरू हो गया, क्राइम शुरू हो गया, वो सब कंट्रोल में रख के एक पॉजिटिव वे में और एक हेल्दी वे में बिना नेचर को हार्म किए टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए। सर, लगातार अंडमान चैनल ऑफ कॉमर्स जो निकोबार चैनल कॉमर्स की तरफ से भी निकोबार टूरिज्म के लिए बहुत सारा प्रमोट हो रहा है, बट क्यों कटा है, किस तरह का प्रमोशन होना चाहिए, और निकोबार में क्या टूरिज्म सेक्टर में जो अंडमान के लिए बूस्ट करेगा? देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अगर आप मेन चीज़ अगर देखें, कोई भी टूरिज़्म, अंडमान निकोबार नहीं, आप कोई भी टूरिज़्म प्लेसेस में द बिगेस्ट थिंग दैट गिव्स ग्रोथ टू टूरिज़्म इज़ कल्चर। और अभी अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा अंडमान का जो असली कल्चर है, एक तो क्या अंडमानीज जो ट्राइब्स हैं, जारवा हो गया, ओंगीज हो गया, ग्रेट अंडमान, वो तो रेस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं जा सकते हैं। आप एक ही जन के साथ जो इंटरेक्ट कर सकते हैं वो है निकोबारी, और निकोबारीज कल्चर इज़ समथिंग विच इज़ very beautiful culture they have. Like my family has definitely been associated with Nicobar for last 100 years. लेकिन उनका जो म्यूज़िक है, उनका कुजीन है, उनका पहनावा है, उनका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब ऐसा चीज़ है जो अगर इसको सही तरीके से जो अगर मार्केटिंग करें तो डेफिनेटली इसमें अंडमान निकोबार एज अ होल को बूस्ट मिलेगा। ट्राइबल काउंसिल, मुझे जहाँ तक पता है, रशीद जी और आयशा मैडम जो है, वो लोग हमेशा से दे वर वेरी वोकल कि यहाँ के कल्चर को भी बढ़ावा मिले। और देखिए, टूरिज़्म वहाँ पे खोलना नहीं खोलना वो तो बात की बात है, ट्राइबल काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल डिसाइड। बट अगर जब तक वो नहीं खुलता है तब तक यहाँ पे हम ऐसा एक विलेज डेवलप करें जो इट शुड बी अ लोकल ट्राइबल विलेज, ताकि लोग जब यहाँ पे ऐसा वो विलेज में जाए उनको ऐसा लगे कि वो सही में निकोबार आ गए। निकोबारी हट्स हो, निकोबारी कल्चर हो, कुजीन हो, इवनिंग में उनका डांस हो, म्यूज़िक हो। तो शाम को क्या होगा, सिर्फ लाइट एंड साउंड शो नहीं, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होगा कि एक लाइट एंड साउंड शो भी आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप निकोबारी विलेज में जा सकते हैं, वहाँ डिनर हो सकता है। तो वैसा एक कॉन्सेप्ट अगर निकोबारी कल्चर को प्रमोट अगर करे अच्छे से तो इट विल डू वेरी गुड। दूसरा चीज़ है, अंडमान में आपका मायाबंदर के पास कैरन्स भी है, और कैरन्स का जो कल्चर है वो भी वेरी सिमिलर टू निकोबारीज, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। उनका भी जो ट्रेडिशन है, म्यूज़िक है, सो इवन इफ दैट इज़ प्रमोटेड वेल इट विल डू वेरी गुड। और मायाबंदर तो आई थिंक टूरिस्ट तो जा ही सकते हैं, तो मायाबंदर में भी नॉर्थ एंड मिडल अंडमान को एक एक्सपोजर मिलेगा। सर, जैसा निकोबार का बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक तरह का ये लाइन आता है कि हमें कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्टिविटी के लिए क्या करना चाहिए, और क्रूज टूरिज्म किस तरह का हमें इम्पोर्टेंट रोल कर सकता है? क्रूज़ टूरिज़्म डेफिनेटली एक बूस्ट दे सकता है, क्योंकि क्रूज़ में क्या है कि आप ज़मीन में नहीं रह रहे हैं, आप उसमें ही रह रहे हैं, जहाज़ में रह रहे हैं। और क्रूज़ में क्या होगा कि डे टूरिज़्म में आप नीचे मतलब बोट में उतर के आप आइलैंड घूम के वापस आप आके आप क्रूज़ में अगले डेस्टिनेशन में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब फ्यू आवर्स के लिए जब लोग आते हैं तब डेफिनेटली वो जगह का एक रेवेन्यू में भी जनरेशन होता है, आमदनी होता है, लोग खर्चा करते हैं, वहाँ का रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सोवेनियर्स खरीदते हैं, तो डेफिनेटली बूस्टअप होगा। पर ये जो मैटर है, ये आई थिंक ट्राइबल काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव अ डायलॉग टुगेदर एंड दे शुड सी हाउ दिस कैन हेल्प इन प्रमोटिंग द आइलैंड्स। और सेकेंड चीज़ है, जो आम लोगों को, जो ट्राइबल भाई बहनों को जो वहाँ जाने का जो मेन प्रॉब्लम होता है कि रेगुलर सेलिंग्स की कभी कभी कमी होती है। अब शिप्स भी कभी कभी पुराने जहाज़ में जाते हैं, जैसे भारत सीमा हो गया, तो मॉडर्नाइज्ड शिप्स कभी चाहिए। लेकिन फिर कार निकोबार का प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे जो ब्रेक वाटर है उसमें इतना डेप्थ नहीं है, तो बड़े जहाज़ जाना भी थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। बट एयर कनेक्टिविटी अगर अच्छा तरीका डॉनियर जैसा हो गया, वैसा अगर कुछ एवरीडे एक सब्सिडाइज्ड वे में अगर कुछ हो तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली बूस्ट। लास्ट कपल ऑफ इयर्स पहले भी इस तरह का चार्टर्ड फ्लाइट निकोबार सेक्टर में जाता था, तो वो क्यों रुका? मतलब अभी का वहाँ का पब्लिक का डिमांड, मतलब अभी वापस स्टार्ट होने से किस तरह बेनिफिट होगा सर? नहीं, देखिए डेफिनेटली बेनिफिट होगा। जैसे पहले मुझे याद है एयर इंडिया का एक फ़्लाइट जाता था पोर्ट ब्लेयर टू कार निकोबार, तो वो भी अगर एवरीडे नहीं भी अगर हो, हफ्ता में एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर हो, तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट। आप यहाँ से जो लोग जाते हैं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी जाते हैं, उनके लिए भी ईजी होगा। नहीं तो हमेशा आप गवर्नेंस के लिए लाइन में खड़े रहो, टिकट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, पेशेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। तो उसमें क्या होगा, अगर ये अगर हो गया तो उसमें सबको एकोमोडेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हो गया, डिफेंस पर्सनल्स भी हो गया, आपका पेशेंट्स हो गया, जो भी आना जाना चाहता है, इट विल डेफिनेटली हेल्प।
फिलहाल आज की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।